Welcome to my YouTube channel Exam Express. I am Abhishek Sinha and today's lecture is on integration, which is very useful in the very next topic, electric potential due to a point charge by integration method. इस लेक्चर का नोट्स आप मेरे वेबसाइट scienceforyou.blogspot.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In this lecture, we'll study about a mathematical operation, integration, which is very useful in physics. The very next topic after this lecture is electric potential due to a point charge by using integration method. So, before that topic, we must know about the integration method. So, this is a short and simplified introduction of integration. Let's start with definition. What is integration? Integration is a mathematical operation which is used for continuous summation as a normal addition operation is used for discrete summation. ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है जैसे कि एडिशन होता है, सिमिलरली ये भी एडिशन करने का एक ऑपरेशन है। और किस तरह का एडिशन करता है ये? तो जो नॉर्मल एडिशन हम लोग देख रहे हैं डेली मैथमेटिक्स में, वो डिस्क्रीट एडिशन होता है, और ये कंटिन्यूस एडिशन के केस में हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। तो ये कंटिन्यूस एडिशन क्या है या कंटिन्यूस समेशन क्या है, इसके बारे में हम आगे में डिटेल से समझेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। वी कैन प्रोसीड इट एज द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टू क्वांटिटीज सच दैट द फर्स्ट क्वांटिटी is independent while the other quantity is dependent. The sum of products of two quantities such that the first quantity is independent while the other quantity is dependent. इसके बारे में भी जब इक्वेशन हम लोग पुट करेंगे इंटीग्रेशन समझने के लिए, उसमें इस डेफिनेशन के बारे में भी हम लोग समझ लेंगे। चलिए एक एग्जांपल से हम लोग शुरू करते हैं कि क्या होता है कंटिन्यूस समेशन और किस केस में इसका ज़रूरत पड़ता है। जैसा कि ये लेक्चर हम लोग फिजिक्स में इंटीग्रेशन का यूज़ समझने के लिए कर रहे हैं, तो एक फिजिक्स का ही एग्जांपल ले रहे हैं। ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये एक ब्लॉक है, ये एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग का कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट होगा जिसके रिस्पेक्ट में वो एक रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा लगाएगा इस ब्लॉक पे। ठीक है, कब? जब इस ब्लॉक को हम पुल या पुश करेंगे। ठीक है, जब इस ब्लॉक को हम पुल या पुश करेंगे। मान लीजिए इनिशियली हम यहाँ पे एक फोर्स लगाए, ठीक है। फोर्स से क्या होगा? हम ये फोर्स लगा रहे हैं इस स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए, तो हम कंटिन्यूसली फोर्स लगा रहे हैं इसमें। कंटिन्यूसली ब्लॉक आगे की ओर मूव कर रहा है, इस तरह से ये मूव हो रहा है। ठीक है ना। जैसे ही हम फोर्स लगा रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट वो कवर करता है। उसके साथ ही ये जो स्प्रिंग है ये एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है ब्लॉक को वापस अपने पोजीशन में भेजने के लिए। ये कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं? तो जैसे ही हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, इसका रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे कम कंप्रेस है तो रिस्टोरिंग फोर्स कम है, यहाँ पे कंप्रेस ज़्यादा हो गया तो इस पे रिस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे कंप्रेशन और ज़्यादा हो गया है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी और ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होते जा रहा है, वैसे हमको भी जो अपना फोर्स लगा रहे हैं उसको भी इंक्रीज़ करना पड़ रहा है। यहाँ पे जितना लगा रहे थे उससे ज़्यादा यहाँ पे हमको लगाना होगा, उससे ज़्यादा यहाँ पे लगाना होगा। तो ये कंटिन्यूसली हमको अपना फोर्स को बढ़ाना पड़ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि इस ब्लॉक को इस तरह से हम प्रेस करें कि स्प्रिंग पूरे तरीके से कंप्रेस हो जाए, ठीक है ना,
तो हम जैसे जैसे आगे की ओर मूव कर रहे हैं हमको अपना फोर्स इंक्रीज करते रहना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंटिन्यूसली अपने फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं। फोर्स कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो फोर्स लगा है, यहाँ पे जो फोर्स लगा और यहाँ पे जो फोर्स लगा है, तीनों डिफरेंट है। अगर यहाँ के फोर्स को हम F1 मान रहे हैं, यहाँ के फोर्स को F2 मान रहे हैं और यहाँ के फोर्स को F3 मान रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि F3 इज ग्रेटर देन F2 ग्रेटर देन F1। ठीक है, F3 यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो सबसे ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे जो लगेगा उससे कम होगा और यहाँ पे जो होगा उससे कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स सबसे ज़्यादा लग रहा है। तो अगर हम फर्दर कंप्रेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो हमको सबसे ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो फोर्स लगाना शुरू किए, कंटिन्यूसली उस फोर्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं, है ना, पूरे तरीके से कंप्रेस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पोजीशन तक आने में हमको कंटिन्यूसली फोर्स इंक्रीज करना पड़ा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझिए कि इनिशियली जो वर्क डन किए उसके लिए जो फोर्स था वो था F1। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट, जितना वो डिस्प्लेस किया, है ना। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फोर्स लगा है तो F2 फोर्स, और क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, तो F2 इंटू dx, इसका वर्क डन हो जाएगा। सिमिलरली जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं इसका वर्क डन यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर एक डिस्प्लेसमेंट हम कांस्टेंट रख ले रहे हैं dx, और dx डिस्प्लेसमेंट तक पहले F1 फोर्स लगाए, फिर dx तक F2 लगाए, फिर dx तक F3 लगाए, तो उस केस में भले ही हम ये डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट कंसिडर कर रहे हैं बट जो फोर्स है वो कंटिन्यूसली वेरिंग कर रहा है, लगातार वो चेंज हो रहा है। तो उस समय अगर हमको वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा तो हमको कंटिन्यूसली जो फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो इच वैल्यू के लिए, फोर्स के इच वैल्यू के लिए हमको वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद सारे वर्क डन को ऐड करके हमको फाइनल वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, इसको डिटेल में समझने के लिए एक और एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक कर्व है, ये कर्व कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है इस टाइप से, इसका हाइट इंक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर का ये जो शेप है, ये जो पोर्शन है, इसका एरिया अगर हमको फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, समझ रहे। तो इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह के प्रॉब्लम्स जब सॉल्व करने होते हैं तब हम इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं, और इंटीग्रेशन मेथड का जो मेन एप्लीकेशन आपको यहीं पे समझ आएगा। देखिए हम कैसे एरिया फाइंड कर रहे हैं, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का x है, हम क्या कर रहे हैं, एक स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर कर रहे हैं, ये एक स्ट्रिप है। ठीक है, और ये इतना, इसका विड्थ इतना छोटा है कि ये जो शेप बन रहा है स्ट्रिप का, हम मान सकते हैं ये शेप ऑलमोस्ट रेक्टेंगल है। उस केस में अगर एक बहुत छोटा विड्थ हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज dx, और ये जो हाइट है, इसका हाइट या इस टिप का यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो हाइट है स्ट्रिप का उसको हम y1 से डिनोट कर रहे हैं, तो उस केस में इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा y1 इंटू dx। ओके, as this is a rectangle, so we can find its area by multiplying length into width। लेंथ कितना है, तो फर्स्ट ट्रिप का हम लेंथ कंसिडर किया y1 और इसका विड्थ है dx, तो इसका एरिया हो गया y1 dx। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसी टाइप से इस स्ट्रिप को हम 0 से x तक मूव कर रहे हैं। ठीक है, पहले 0 से x तक मूव कर रहे हैं, और जैसे जैसे उसको हम कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, हर इंस्टेंट पे हर dx वैल्यू के लिए हम
एरिया फाइंड कर रहे हैं। हर dx वैल्यू के लिए हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। फर्स्ट dx, नेक्स्ट dx, नेक्स्ट dx, नेक्स्ट dx, नेक्स्ट dx, नेक्स्ट dx, और एंड ऑल एरियाज आर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का क्या मतलब है कि पहले एक एरिया कंसिडर किए, मान लीजिए इस एरिया को हम dA1 से डिनोट कर रहे हैं। हम इसके बाद और एक एरिया कंसीडर कर ले रहे हैं। हम और एक स्ट्रिप कंसीडर कर रहे हैं जिसका विड्थ dx है, और वो उसको मैं इसके साथ में इसके बाद, इसके जस्ट बाद इसको प्लेस कर दे रहे हैं इस टाइप से कुछ। ठीक है, प्लेस हो गया। और ये जो सेकेंड विड्थ है, ये जो सेकेंड विड्थ हम लोग कंसीडर किए, इसका भी जो विड्थ है वो dx ही होगा। और हाइट क्या होगा, तो जैसे कि ये कर्व एज द हाइट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, वेट अ सेक, as this height is continuously increasing of the curve. So first as we had considered the height as y1, the next height we consider will be y2 and so on. So we are considering continuously varying height. The first one was y1 and the second one is y2 continuously, next one is y3, y4 and so on, but the width will be always dx. The width of the strip be dx always. And by this, for each strips we'll find the area as given here, right here, dA1. The area of first strip is equals to y1 dx, and similarly for next strip it was dA2, which is equals to y2 dx. So if we want to find the total area of the curve, the total area under the curve, that is this area, this total area, then we can understand it as we are moving a strip from 0 to x. 0 से x तक हम एक स्ट्रिप मूव कर रहे हैं जिसका विड्थ dx है, लेकिन हाइट कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस कर्व। ठीक है, इस तरह से जैसे जैसे हम उसको मूव कर रहे हैं, फॉर एवरी dx वी आर फाइंडिंग द एरियाज एंड देन वी आर एडिंग ऑल दोज एरियाज टू फाइंड टोटल एरिया अंडर दिस कर्व. So the total area is A is equals to A1. Actually it will be A is equals to dA1 plus dA2 plus dA3 and so on. ओके इस तरह से ये मूव करेगा. ठीक है, ये dA1 dA2 अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हम कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है ना, आप सिंपल A1 प्लस A2 प्लस A3 से भी डिनोट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, अब ये जो एडिशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, है ना, ये डिस्क्रीट एडिशन का फॉर्म है जो हम लोग जनरली ऐड करने के लिए फाइंड करते हैं. लेकिन हम लोग ने जो केस कंसिडर किया वहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, ये जो एरियाज कंसिडर कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है. ये एरियाज कंटिन्यूसली मूव कर रहा है फ्रॉम 0 टू x, है ना. तो इस केस में हम इसको डायरेक्ट इस तरह के समेशन को हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं. और इंटीग्रेशन का फॉर्म कुछ इस तरह से है कि a इज इक्वल्स टू, ये जो सिंबल है ये सिंबल इंटीग्रेशन का सिंबल है. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dA विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम ऐड कर रहे हैं किसको, सारे y dx को, सारे y dx को बिटवीन 0 टू x. देखिए यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का साइन है इसके नीचे यहाँ पे 0
दिया हुआ है और ऊपर में x दिया हुआ है, इसको कहते हैं लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एरियाज का लिमिट हम कहाँ से ले रहे हैं, 0 से लेके x तक, और वही यहाँ पे लिखे है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x किसका, तो y dx, यानी कि y इंटू डी एक्स का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे जो आप लोग को याद कीजिए, आप जो सबसे शुरू में जो डेफिनेशन दिया गया था कि ये है एडिशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टू क्वांटिटीज। ठीक है, तो एडिशन हो रहा है यानी कि कंटिन्यूस समेशन है, तो हम इंटीग्रेशन डिनोट कर रहे हैं। और प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज एक है y और dx, ये दो क्वांटिटी आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें से एक जो फर्स्ट वन था दैट वन वाज इंडिपेंडेंट एंड द अदर वन वाज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखिए जो dx है ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जो फिक्स है, dx हम लोग कंसिडर कर रहे हैं थ्रू आउट एरियाज के लिए, बट y जो है ये y वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू x। जब हम स्ट्रिप को 0 से x तक मूव कर रहे हैं, जब हम स्ट्रिप को 0 से x तक मूव कर रहे हैं, तो ये जो y है ये y वेरी कर रहा है। यहाँ पे अलग y होगा, यहाँ पे अलग y होगा, यहाँ पे जो स्ट्रिप कंसिडर करेंगे उसके लिए अलग y होगा। इस तरह से कुछ समझिए कि मान लीजिए यहाँ पे हम एक स्ट्रिप कंसिडर कर रहे हैं, है ना, तो इसका जो एरिया होगा वो कंपेरेटिवली अलग होगा। क्यों, क्योंकि इसका विड्थ तो सेम है, बट इसका विड्थ सेम है, बट इसका जो हाइट है ये डिफरेंट है, मान लीजिए इसको y n से डिनोट कर रहे हैं हम, है ना, हाइट डिफरेंट है यहाँ पे। तो इस तरह से कंटिन्यूसली 0 से x तक जब हम मूव करेंगे तो y वेरी करेगा। तो यहाँ पे y क्या हो गया, डिपेंडेंट क्वांटिटी है, किस पे डिपेंड कर रहा है, तो x पे डिपेंड कर रहा है। जैसे से x मूव कर रहा है वैसे वैसे y भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब आप लोग को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इंटीग्रेशन क्या है। वी यूज इंटीग्रेशन फॉर कंटिन्यूस समेशन, और ये इसका फॉर्म है लिखने का। ठीक है, इसको ऐसे हम रीड करते हैं कि एरिया A इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए विथ between 0 to x which is equals to integration of y with respect to x between 0 to x। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ये एक बेस फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c, जहाँ पे ये जो c है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है जिसको हम लोग कह रहे हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये हम लोग यूज करते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल के लिए। कहने का मतलब जब इंटीग्रेशन का लिमिट ना दिया हो, जैसे कि यहाँ पे लिमिट गिवन है इंटीग्रेशन का, तो इस तरह के इंटीग्रेशन को डिफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। और जहाँ पे लिमिट गिवन ना हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिमिट गिवन नहीं है, तो इस तरह के इंटीग्रेशन को इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग को जनरली जो फिजिक्स में जो यूज़ होगा, जो एप्लीकेशंस हम लोग को यूज़ करने हैं इंटीग्रेशन का, वो डिफिनिट इंटीग्रल होगा। तो हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल के रूप में ही इसके एग्जाम्पल को समझते। देखिए वही फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n dx फ्रॉम a टू b, जहाँ पे a लोअर लिमिट है और b अपर लिमिट है, विच इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। और देखिए लिमिट कैसे पुट कर रहे हैं, जो बिग ब्रैकेट हम लोग यूज कर रहे हैं उसके ऊपर में यहाँ पे अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, यहाँ पे लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं। अब क्या होगा, एक बार x का वैल्यू हम लोग b पुट करेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम x का वैल्यू हम लोग a पुट करेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले x की जगह पे b पुट किए, b टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 माइनस फिर x की जगह हम लोग a पुट किए, तो a टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। तो ये एक फॉर्मेट है कि कैसे हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं और दोनों का सब्सट्रैक्शन से हम इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड करते हैं। नेक्स्ट देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं इसको समझने के लिए। देखिए यहाँ पे लिमिट क्या है, लिमिट है 0 to 2, 0 लोअर लिमिट है और 2 अपर लिमिट है। और जो इक्वेशन है वो इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका वैल्यू फाइंड करना हमको। तो दिस इज इक्वल्स टू
एक्स टू पावर 2 + 1 दैट इज 3 डिवाइड बाई 2 + 1 दैट इज 3। तो क्या हो गया ये एक्स टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो गया एक्स टू पावर 3 डिवाइड बाय 3 और ये इसका अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। एक बार एक्स का वैल्यू हम लोग 2 पुट करेंगे ये, और एक बार एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये, तो हम लोग के पास क्या आया, तो ये तो 0 हो गया टोटल। हम लोग पा रहे हैं यहाँ पे 2 पावर 3 दैट इज 8/3। ठीक है, इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स बिटवीन 0 to 2 इज इक्वल्स टू 8/3। ठीक है, ये कुछ अदर फॉर्मूला है जो आप लोगों को फिजिक्स में यूज होगा, तो इसको आप एज इट इज याद कर लीजिए। और याद रखिए जब भी हम इंटीग्रेशन में लिमिट्स पुट करते हैं तो कांस्टेंट यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये लेक्चर आप लोग के लिए वेरी यूजफुल होगा जब आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड को पढ़ेंगे। वहाँ पे जो इंटीग्रेशन मेथड है वो समझने के लिए ये एक छोटा सा लेक्चर आप लोग के लिए मैं बना कर लाया हूँ। इसको अच्छे से समझ लीजिए। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।